हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस में। और आज बात करेंगे दोस्तों जो हमारा आज सीटेट का पेपर हुआ है यानी 31/1/2021 को, यानी सीटेट में जो मैथ का हमारा पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक इतने क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। कौन सा? प्राइमरी का। कौन सा? प्राइमरी का। दोस्तों जो मेरे पास सीरीज है वो कौन सी है? जे है। आपके पास जो भी है क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, आप उनको मिला लीजिए। चलिए तो पहला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता बताइए। तो उसकी धारिता कितनी? 16 लीटर। इसे लीटर को ml में चेंज करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। कितने बार में खाली किया? 50 बार में। 1 0 से 0, 5 से ये 20 बार और 16 दूनी 32 यानी 320 ml। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? 320 ml। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है 17,863 के लिए 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना चाहिए? तो पहले इनका योग कर लो। 24, ये 0, ये 9 और ये 24। इसमें से क्या घटाना चाहिए? कितना मिल जाए? तो इसमें से इसी को घटा दो, यानी 24,904 में से 17,863 को माइनस करेंगे तो 1 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 0 बचा और ये 7 बचा, तो 7041। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा? बी, यानी 7041। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों में अंक दर्शाती है। जिसमें देखो मारिया के अलग दे रखे हैं और शहनाज के अलग दे रखे हैं। इसमें से फिर हमें इनका अध्ययन करना है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये बात गलत है। और दूसरी बात कह रहा है कि गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है, ये भी बात गलत है। तीसरा कह रहा है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, ये बात गलत है। इसका सही उत्तर कौन सा? डी। अब नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये, यानी शुरुआत के 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपये लेता है? 50 रुपये लेता है। 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा 16 रुपये का भाड़ा लेता है। यानी प्रति किलोमीटर कितना लेता है? प्रति किलोमीटर फिर कितना लेता है? 16 रुपये का भाड़ा लेता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बतानी है। तो देखो उसने टोटल किराया कितना दिया? 258। शुरुआत के 2 किलोमीटर के लिए 50, तो इसमें 2 किलोमीटर का 50 उसे हटा दो, बचा कितना? 208। तो यानी 208 रुपये में 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितनी दूरी तय करेगा? 16 कम 16, 16 3 48, 13 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये चल लिया। तो 13 + 2 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 15 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना है? 30। तो जो ये प्रश्न है ये दोस्तों कैसा है? बंद अंत वाला है। कैसा है? बंद अंत वाला। दूसरा कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य कितना है? 4। तो ये खुले अंत वाला है। कैसा है? खुले अंत वाला या मुक्त अंत वाला। कैसा है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। सी कह रहा है कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की गणना करिए। तो ये भी कैसा है दोस्तों? बंद। ये कह रहा है आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये भी कैसा है? खुले अंत वाला। कैसा है? खुले अंत वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी कैसे हैं? बंद अंत वाले, और बी और डी कैसे हैं? खुले अंत वाले। तो इसका उत्तर सही सी है कि ए और सी कैसे हैं? बंद सिरे वाले प्रश्न है। बी और डी कैसे हैं? मुक्त सिरे वाले। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना है, बात बिल्कुल सही है। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना, ये बात भी गलत है। दूसरा कह रहा है और तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को बताना कि प्रश्नों को हल करने के निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, बात गलत है।
डी कह रहा है कि भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है वो कौन सा, ए। बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, तो वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कौन से स्तर पर, दूसरे, यानी आकृतियों के बीच में आकृतियों की विशेषताओं के बीच में संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, आकृतियों की विशेषताओं के बीच में संबंध। अब नेक्स्ट तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। क्या बताना है, न्यूनतम संभावना किसकी है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, इसका प्रभाव पड़ता है, काफ़ी अच्छा खासा पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये बात बिल्कुल गलत है, इसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन दे रहा है कि प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ये बात सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा सही है, सी सही है। अब नेक्स्ट तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखो पहला कह रहा है कि गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, जबकि भूमिका होती है इसकी, तो ये भी बात से बिल्कुल सही है। आई कह रहा है कि नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है, बात सही है। तीसरा कह रहा है कि गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है, सी भी बिल्कुल सही है। लास्ट कह रहा है कि गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, ये इसका ये उत्तर सही है, ये बात गलत है, ये बात क्या है, गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा संवर्ग नियम। संवर्ग नियम ये होता है कि ए और बी यदि कोई पूर्णांक है तो यदि इन्हें जोड़ेंगे तो इससे जो भी नंबर आएगा ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। क्या होगा, पूर्णांक। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, बात गलत है। बात सही है लेकिन सबसे ज़्यादा यानी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, ये बात सही हो सकती है। दूसरा कह रहा है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ये बात कहीं तक सही हो सकती है। ये कह रहा है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, ये भी बात सही हो सकती है। डी कह रहा है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये बात सबसे ज़्यादा सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों से जोड़ना या जीवन अनुभवों का भाग बनाना, अनुभवों का भाग, जीवन अनुभवों का भाग बनाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो सबसे पहला ए स्टेटमेंट दिया है वो कह रहा है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, पहले लिखना नहीं, पहले ये क्या कह रहा है कि संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि गणना से पहले संख्याओं के रूप में लिखना सिखाना चाहिए, तो यही बात सही है। और तीसरा कह रहा है कि गणना से पहले संख्याओं को लिखना, पहले लिखना नहीं, पहले बोलना, पहले बच्चों को बोलना सिखाओ। तो सी तो गलत हो गया, अगर सी गलत हो गया तो सी इसमें है और सी इसमें है। और डी कह रहा है कि संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित, यानी अनुक्रम इधर उधर नहीं होना चाहिए, अनुक्रम इधर उधर, तो डी भी गलत है, डी गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, ए और बी। क्या, ए और बी। जैसे हम प्राथमिक स्तर में पढ़ाएंगे दोस्तों, तो हमें सबसे जरूरी है कि बच्चों को एक क्रम में बताएं, सीरियल यानी एक सही क्रम में, एक सीक्वेंस में बताएं। पहले सिखाएं 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी नहीं कहीं से उठा लो, ऐसे नहीं उठाएंगे, उसे एक क्रम में बताएंगे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ए एंड बी। अब नेक्स्ट
चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। पहला कह रहा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से भिन्न कैसे सिखाएंगे, संख्या चार्ट से भिन्न कैसे सिखाएंगे, गिनतारा से भिन्न कैसे सिखाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, क्विज़नेयर की छड़ें। क्या है, क्विज़नेयर की छड़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है कि गणित संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। बात सही है ये। दूसरा कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, यानी प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष होता है, कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्राइमरी लेवल पर बहुत ज़्यादा चिंतन की जरूरत नहीं है बच्चों को, तो ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है गणित में विचारों के संचारण के लिए विशेष शब्दावली का ये कह रहा है कि गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग, यानी गणित में विचारों के संचारण के लिए विशेष शब्दावली की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। और लास्ट कह रहा है कि गणित ज्ञान, लास्ट ऑप्शन है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 44 था इसमें थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन था। तो जैसे मेरे हिसाब से देखें तो मुझे ये बी वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है। देखो बी में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है, जबकि होती है कल्पनाओं की आवश्यकता। यानी कल्पनाओं की आवश्यकता तो हर जगह है, गणित में कल्पनाओं की आवश्यकता तो हर जगह है। तो इसका उत्तर मुझे बी ज़्यादा से और ठीक लग रहा है। तो आप बी को लगाइए मेरे हिसाब से। और इसका सी थोड़ा कम श्योर हूँ मैं, सी पे कम श्योर हूँ इन पे। तो आप किसको लगाइए, बी को मैं ज़्यादा मतलब पहली प्रेफरेंस दूंगा। तो इसका मेरे हिसाब से जो सही उत्तर है वो कौन सा है, बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ यानी विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका सही उत्तर होगा चौपड़ आकृतियों को पहचानना। क्योंकि देखो पहला कह रहा है सुडोकू पहेली हल करना, इससे त्रिविम समझ नहीं होगी, यानी 3D आकृति। आगे कह रहा है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंडारेख यानी बार ग्राफ से भी नहीं होगी। एक संख्या चार्ट पर नमूने पहचानने, ये भी नहीं होगा, यानी ये चीज़ ज़्यादा सही है, बी। अब नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है शुद्ध कथन को पहचानिए। देखो पहला कह रहा है यदि दो आकृतियों की परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, गलत बात है। दूसरा कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, दोनों का अलग अलग होता है। और तीसरा कह रहा है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट कह रहा है दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सी। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक, किसके लिए, क्रम सूचक भाव में हुआ है। देखो पहला कह रहा है इस घर में 3 कमरे हैं, इसमें कोई क्रम नहीं बता रहा कौन सा पहला है कौन सा लास्ट है। देखो दूसरा कह रहा है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य, कोई कुछ नहीं पता चल रहा क्रम का। तीसरा कह रहा है इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं, ये भी बात, इससे भी पता नहीं चल रहा। लास्ट कह रहा है मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, इससे क्रम का पता चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। देखो पहला कह रहा है कि भ्रांतियों से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए, बात गलत है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। भाई सारी करोगे तभी तो पहचान पाएगा त्रिभुज इसमें से कौन सा है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। लास्ट कह रहा है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, सी। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां प्रस्तुत करानी चाहिए। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला कह रहा है कि भिन्न की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, नहीं प्राइमरी में भी देना चाहिए भैया। देखो दूसरा क्या कह रहा है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये बात सही लग रही है मुझे। तीसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक पर देना चाहिए। क्षेत्रफल बेटा भैया प्राथमिक स्तर पर भी हो जाता है, 5th क्लास में 4th में भी होता है क्षेत्रफल। और लास्ट कह रहा है कि बीजगणित के विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डालनी चाहिए। बीजगणित कहाँ पे आता है, जूनियर में आता है, यानी उच्च प्राथमिक पे आता है। तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से वो कौन सा है, बी।
अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 20 है। तो प्रथम 3 संख्याओं का योग बताना है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 20 है, क्रमागत है। इसमें 5 का भाग करो तो बीच वाली आ जाएगी 4, तो 4 आ जाएगी, तो 1 2 3 और 4 हो गई 5 और 6। इनका योग करेंगे 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 5 कितना हो गया 20। इसमें कह रहा है प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग, इनका योग बता दो। 3 और 2 5, 5 और 4 9। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है और भागफल है का 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। तो मैंने मान लिया और देखो आगे क्या रहा है, और शेषफल का दुगुना है। और शेषफल का कितना है? दुगुना है। और यदि शेषफल 5 है। शेषफल कितना है दोस्तों? यदि शेषफल 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। क्या? भाजक शेषफल का दुगुना है, यानी कितना हो गया 10। और ये कह रहा है कि जो हमारा भाजक है वो भागफल का 5 गुना, तो ये 2 रहा होगा, तभी तो इसका 5 गुना 10 होगा। ठीक है, तो अब बताना वो संख्या क्या होगी। तो संख्या कैसे निकालते हैं? भाजक गुणा भागफल 10 गुणा 2 और प्लस 5, 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया, 15, 25, 48 और 52। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। सबसे बड़ी बतानी है और दूसरी सबसे बड़ी बतानी है। तो देखो 6 4 2 3 5 इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 का ऊपर नीचे गुणा कर लो सब में, 60 यहाँ भी 60, यहाँ सॉरी 60 का क्यों, नीचे कितना बनाना है? 60। नीचे कितना बनाना है? 60। तो यहाँ पे दोस्तों 60 बनाने के लिए, यहाँ पे 60 बनाने के लिए कितने का करोगे? नीचे 10 का, नीचे 10 का ऊपर, यहाँ पे 15 का ऊपर 15 का नीचे, यहाँ पे 30 का ऊपर और 30 का नीचे, और यहाँ पे 20 का ऊपर और 20 का नीचे, और यहाँ पे 12 का ऊपर और 12 का नीचे। ये देखो 5 नहीं 50/60, दूसरा 15 3 45/60, 30 एकम 30 दूनी 60, नीचे 20 दूनी 40, 40/60 और 12 3 36, 36/60। सबसे बड़ी बतानी है तो नीचे तो सब सेम है, तो सबसे बड़ी कौन सी? 50। 50 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब कौन सी बड़ी है? 5/6 सबसे बड़ी है। इससे छोटी दूसरी नंबर की संख्या कौन सी है? 45। तो 45 का मतलब 3/4, तो यानी 5/6 और 3/4 जो हमारी भिन्न है वो क्या होगी? सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यानी जो भुजा का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 144। तो फिर हमारी जो साइड, यानी भुजा को साइड बोलते हैं, वो कितनी आ जाएगी? 12। इसका यदि पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 × 12, तो कितना आएगा? 12 चौके 48। इतना ही पेरीमीटर किसका होगा? आयत का भी होगा। इस आय कह रहा है एक वर्ग के रूप में 140 सेंटीमीटर, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना घेरेगा? अब आयत तो दोनों का जो परिमाप तो समान रहेगा। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B = 48। तो L + B = कितना हो जाएगा? 24। 2 का इधर भाग हो जाएगा। अब L की वैल्यू 16 दे रखी है, 16 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो B = 24 - 16, तो यानी 8। तो इसका क्षेत्रफल L दे रखी है 16 और B कितनी आ गई? 8। तो इसका जो एरिया होगा, यानी जो क्षेत्रफल होगा, वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 × 8, 16 × 8 128। तो सही उत्तर कौन सा होगा? B, 128। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी की एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से 19वां स्थान, दोनों सिरों से रूही, जो रूही है वो इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से कितना है? उसका 19वां नंबर है। दोस्तों कितना नंबर है उसका? 19वां नंबर है, चाहे किधर से भी काउंट कर लो, दोनों तरफ से उसका 19वां नंबर है। दोनों साइड से, दोनों तरफ से उसका 19वां स्थान है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? तो इधर से भी 19 और इधर से भी 19, तो 19 और 19 कितना हो गया? 38। लेकिन ये 19 2 बार काउंट हो गया, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 37। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी, यानी 37। चलिए नेक्स्ट
चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 कितने बजे पहुंची, 8:30 AM पे पहुंची है। AM से 15 मिनट पहले पहुंची, तो इसका मतलब कितने पे पहुंची होगी, 8:15 पे, यानी 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी 8:15 पे पहुंची होगी। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, तो इसका सहकर्मी कितने पे आया होगा, 8:45 पे, 8:45 पे आया होगा, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी 8:45 पे आया, 40 मिनट लेट हो गया। तो फिर जो गोष्ठी का जो टाइम होगा, इसमें से 40 मिनट को माइनस करेंगे तो 8:05, कितना होगा, 8:05। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या हो जाएगा, 8:05 AM। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर ही रहे, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो कितने 48 हैं, कितने हैं 48। अब इनको कैसे कैसे लगाना है, तो 48 को देखो, या तो 1 इंटू 48 लगा लो, या फिर 2 इंटू 24 लगा लो, या 3 इंटू 16 लगा लो, या 4 इंटू 12 लगा लो, 4 इंटू 12 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 के बाद 5 पे होगा नहीं, 6 पे हो जाएगा, 6 इंटू 8 हो जाएगा, 7 पे होगा नहीं, 8 पे तो हो गया, 9 10 11 12 भी हो गया, 13 14 15 16 पे होगा 24, 1 2 3 4 5, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, कितने प्रकार से दोस्तों, 5 प्रकार से। अब नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहा है विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं की तालिका नीचे दे रखी है। ये कह रहा है क्रेयॉन का 1 पैकेट 15 रुपये 50 पैसे, पेंसिल का 1 पैकेट कितना 14 रुपये का, स्क्रीन का 1 पैकेट 22 रुपये 50 पैसे, एक कैंची 17 रुपये की, एक रबड़ 2 रुपये की, चमकीले कागज की परत 2.5 रुपये की, सजावटी स्टिकर 1 पैकेट कितने का, 5 का। तो सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 1 पैकेट क्या खरीदा, क्रेयॉन की 1 पैकेट कितने की आती है, 15 रुपये 50 पैसे की। और आगे उसने क्या करिए, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट 14 की है, तो 2 पैकेट कितने के हो गए, 28 रुपये के, कितने हो गए, 28 के। आगे क्या कह रहा है, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट कितना क्या खरीदा, स्केच पेन की पैकेट 22 रुपये 50 पैसे की आती है, कितने की आती है, 22 रुपये 50 पैसे की। और आगे आ रहा है 1 कैंची खरीदी, और कैंची कितने की आती है, 17 रुपये की, कितने की आती है, 17 रुपये की। और एक चमकीले कागज की 5 सीटें, तो चमकीले कागज की 1 सीट कितने की, 2.5 रुपये की आती है, कितने की आती है, 2.5 रुपये की। 5 सीटें खरीदते हैं तो कितने हो गई, 12.5 रुपये की, कितने की हो गई, 12 रुपये 50 पैसे की हो गई 5 सीटें। और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर, और सजावटी स्टिकर कितने का है, 5 रुपये का, कितने का है, 5 रुपये का। तो टोटल देखो 50 पैसे 50 पैसे और 50 पैसे, यानी 1.5 रुपया तो ये हो गया। तो यहाँ पे 1.5 में से 50 पैसे यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ चला जाएगा, 1 रुपया यहाँ आ जाएगा। 6 और 12 कितना हो गया, 12 6 18 18, 6 से जोड़ लो, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8 23, 23 और 5 गलत होगा, 5 8 13, 13 और 2, देखो यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, जहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25 और 5 30 का 0 हासिल के 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 2 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 1 10, तो कितना आएगा, 100 रुपये 50 पैसे। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बी, 100 रुपये 50 पैसे। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 करा है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी 50 से तो ज़्यादा हो गई। आगे क्या कह रहा है कि यह 6 दहाई और 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम, 6 दहाई का मतलब 60 और 8 दहाई का मतलब 80, इन दोनों के बीच में, ना तो ये है और ना ही ये, या तो ये सही है या फिर ये सही है। आगे क्या कह रहा है, इसके अंकों का योग 9 है, अंकों का योग इसका 7 और 2 9 और 6 3 9। आगे क्या कह रहा है कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, ये दोगुना नहीं है, तो इसका उत्तर कौन सा है, ए। इसका जो उत्तर कौन सा होगा, ए सही है, 63 वो नंबर है दोस्तों, कौन सा नंबर है, 63। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्याओं में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, यानी 100वां, इकाई दहाई सैकड़ा, 100वें स्थान का अंक है वो 10,000 का कितना है, 3/4। तो 4 का 3/4 करो, 4 से 4 कटेगा 3, 4 से 4 कटेगा 3, तो बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। ये कह रहा है कि जो 10,000 वाले अंत यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 8 का 3/4 करो,
3 चौथाई 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। क्या यहाँ पे 6 आ रहा है? 6 नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे करो एक ये 4 का 3 चौथाई करो, 4 से 4 कट गया 3, इकाई ढाई सैकड़ा, ये 3, ये भी नहीं हो सकता। ये 8 का 3 चौथाई करो, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, यानी ये हो सकता है। यहाँ पे 6 आ रहा है। आगे क्या कह रहा है? और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान का 2/3, यानी 4 इसका 2/3 है। बिल्कुल सही बात है। और 10वें स्थान का अंक ये भी 2/3 है। आगे यहाँ से अभी नहीं बता सकते। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 10वें स्थान का अंक क्या है? 4। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 4 है नहीं, तो इसका उत्तर होगा कौन सा? डी सही हो जाएगा। 8000 यानी सॉरी क्या 87,649। क्या हो जाएगा? 87,649। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये 60 ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 30 मई 2020 को, कब? 30 मई 2020 को कितने बजे? 23:40 पे। कितने पे? 23:40 यानी घंटे पर चलती है। और मुंबई को 1 जून 2020 को कब पहुंचती है? मुंबई को 1 जून 2020 को कितने बजे? 5:15। 5:15 घंटे पर पहुंचती है। और रेलगाड़ी की कुल यात्रा बतानी है, तो 30 तारीख को चली है, तो 31 बीच में पड़ा होगा, 31 मई 2020। अब देखो 23:40 चली है, तो 31 तारीख को 23:40 तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे तो यही हो गए। कितने हो गए? 24 घंटे तो यही हो गए। 23 से चली, इतने को चली। अब 23 बज गए। अब रात के 24 बजने में, यानी रात के 12 बजने में कितने मिनट बाकी है? 20 मिनट तो यहाँ बाकी हैं। और 5 घंटे 15 मिनट ये लग गई। 5 घंटे 15 मिनट ये लग गई। तो 24 और 5 कितना हो गया? 29। ये 20 मिनट है। ये 20 क्या है? मिनट। तो देखो ये घंटे हैं, तो 24 और 5 29 घंटे, 20 और 15 कितना हो गया? 35। तो 29 घंटे 35 मिनट। कितना दोस्तों? 29 घंटे 35 मिनट, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, तो आपका ये मैथ का पेपर पूरा सॉल्व हो गया। अब जूनियर की बात करेंगे इस यानी अगले वीडियो में। कब बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे बिंदास रहिए। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो भी हुआ आपका अच्छा हुआ, मस्त रहिए, आगे पढ़ते रहिए।